नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की तह तक जाएंगे जिसके बिना सच पूछिए तो हमारा डिजिटल जीवन थम सा जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम विषय है ये। तो शुरुआत कर दें सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? हमारे नोट्स कहते हैं कि ये वो डिवाइस या सिस्टम है जिसका इस्तेमाल डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये कंप्यूटर के वजूद का आधार है। जैसा कि आपने कहा, ये वो जगह है जहां जानकारी रखी जाती है ताकि सीपीयू यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे प्रोसेस कर सके। सरल भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है जहां प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर अपना काम कर पाए। मतलब सोचिए, अगर कंप्यूटर कुछ याद ही नहीं रख सकता तो वो कोई कैलकुलेशन या कोई टास्क कैसे करेगा? सही बात है। स्रोत में एक दिलचस्प बात यह भी है कि मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें सेल कहते हैं। हाँ, सेल्स। और हर सेल में जानकारी 0 और 1 के रूप में यानी बाइनरी कोड में स्टोर होती है। और ये इनपुट डेटा जैसे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं और आउटपुट डेटा यानी जो नतीजा स्क्रीन पर दिखता है, दोनों को रख सकती है। हाँ, ये बाइनरी स्टोरेज ही तो पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। यही छोटे छोटे सेल मिलकर बड़ी से बड़ी फाइलें, वीडियो, गाने सब कुछ सहेजते हैं। आपने इंसानी दिमाग की तुलना की, वो काफी सटीक बैठती है। अच्छा। दोनों का काम जानकारी सहेजना ही है, बस तकनीक अलग है। कंप्यूटर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर चीज को 0 और 1 में बदल कर रखता है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई। अब ये जानना जरूरी है कि ये कितने तरह की होती है। स्रोत में एक चित्र है जो मेमोरी के 4 मुख्य प्रकार दिखाता है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। 4 मुख्य प्रकार। ये तो एक पूरी हायरार्की, एक तरह का पदानुक्रम लग रहा है। बिल्कुल, एक हायरार्की है, स्पीड और साइज के हिसाब से। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी से शुरू करें। जरूर। प्राइमरी मेमोरी, जिसे अक्सर मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ये वो मेमोरी है जिससे सीपीयू का सीधा वास्ता होता है। स्रोत के मुताबिक ये कंप्यूटर की मुख्य काम करने वाली मेमोरी है। ये उन डेटा और निर्देशों को रखती है जिन पर सीपीयू ठीक उसी समय काम कर रहा होता है। हाँ, मतलब एक्टिव डेटा। और सीपीयू इसे सीधे एक्सेस कर सकता है। ये बात इसे खास बनाती होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी डायरेक्ट एक्सेस की वजह से ये तेज होती है। इसे प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं और ये आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ही लगी होती है, अक्सर सेमीकंडक्टर चिप्स के रूप में। मदरबोर्ड पर ही? ओके। हाँ, इसे कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क समझ सकते हैं, वो जगह जहां वो कागजात रखे हैं जिन पर अभी तुरंत काम चल रहा है। अच्छा उदाहरण है। हमारे नोट्स ये भी बताते हैं कि इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। उदाहरण के तौर पर 4 GB जैसा कुछ लिखा है यहाँ। हाँ, मतलब सेकेंडरी के मुकाबले काफी कम। और ये सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले महंगी भी होती है, लेकिन तेज बहुत होती है। हाँ, स्पीड की कीमत होती है। और इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। इनमें क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसे अपना डेटा याद रखने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। अच्छा, लगातार बिजली। हाँ, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ या मान लीजिए बिजली चली गई, इसमें रखा सारा डेटा गायब हो जाता है, मानो हवा में उड़ गया हो। इसका सबसे आम उदाहरण है रैम। ओहो। वहीं दूसरी तरफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिजली जाने के बाद भी डेटा को संभाल कर रखती है। ये अपनी याददाश्त नहीं खोती। रोम इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ठीक है, तो पहले रैम को समझते हैं। पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्रोत कहता है कि इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू है, बंद होते ही सब साफ। इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। मतलब अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूं और सेव करने से पहले लाइट चली जाए तो वो रैम से उड़ जाएगा। बिल्कुल सही समझा। इसीलिए बार बार Ctrl+S दबाने की सलाह दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। रैम को सिस्टम मेमोरी या रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू इससे बहुत तेजी से डेटा पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, जिससे कंप्यूटर तेजी से काम करता है। ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत जरूरी है। एक साथ कई प्रोग्राम चलाना रैम के वजह से ही संभव हो पाता है। जितनी ज्यादा रैम, उतना स्मूथ एक्सपीरियंस। अच्छा, स्रोत में रैम के 2 प्रकारों का जिक्र है, एस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डायनामिक रैम। क्या इनमें कोई बड़ा अंतर है? हाँ, तकनीकी तौर पर अंतर है। एसरैम ज्यादा जटिल सर्किट्स इस्तेमाल करती है, जो डेटा को बिना रिफ्रेश किए पकड़े रखती है जब तक बिजली है। यह इसे डीरैम से काफी तेज बनाती है, लेकिन ये महंगी भी है
और कम स्टोरेज क्षमता वाली होती है। अच्छा, तेज पर महंगी? बिल्कुल। DRAM सरल कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करती है जिन्हें डेटा याद रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे किसी धुंधली होती याद को बार बार ताज़ा करना पड़ता है ना, वैसे। ओके। ये धीमी और सस्ती होती है और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। इसीलिए हमारे कंप्यूटर की जो मुख्य रैम होती है वो आमतौर पर DRAM होती है। ये कीमत और क्षमता का एक अच्छा संतुलन देती है। SRAM अक्सर कैश मेमोरी जैसी जगहों पर इस्तेमाल होती है जहां स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है। समझ गया। अब आते हैं रोम पर, यानी रीड ओनली मेमोरी। नोट्स कहते हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली जाए तो भी इसमें स्टोर किया हुआ डेटा सुरक्षित रहता है, स्थायी रूप से। एकदम। रोम का मुख्य काम उन बुनियादी निर्देशों को सहेजना है जिनकी जरूरत कंप्यूटर को स्टार्ट करने या बूट करने के लिए पड़ती है। जैसे कंप्यूटर का बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रोम में ही होता है। अच्छा, बायोस रोम में होता है? हाँ, ये वो निर्देश हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे हार्डवेयर को जांचना है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सामान्य इस्तेमाल में इससे सिर्फ डेटा पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। ये फैक्ट्री में ही प्रोग्राम कर दी जाती है। मतलब यूजर इसमें लिख नहीं सकता? सामान्यतः नहीं। स्रोत में रोम के भी प्रकार बताए गए हैं, प्रॉम, ईप्रॉम और ईप्रॉम। क्या ये जानना जरूरी है? मतलब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है? इन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं, जरूरी है थोड़ा सा। प्रॉम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इसे यूजर एक बार प्रोग्राम कर सकता है, बस एक बार। ओके, एक बार। ईप्रॉम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसे अल्ट्रावायलेट लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। पुरानी टेक्नोलॉजी है थोड़ी। और EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसे बिजली की मदद से मिटाकर कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे हमारे पेन ड्राइव या SSD में होता है ना, कुछ वैसी ही तकनीक यहाँ इस्तेमाल होती है, हालांकि वो सेकेंडरी स्टोरेज है। अच्छा। ये विकास दिखाता है कि कैसे स्थायी मेमोरी को भी जरूरत पड़ने पर अपडेट करने लायक बनाया गया, ताकि सॉफ्टवेयर बग्स ठीक किए जा सकें या नए फीचर जोड़े जा सकें बिना चिप बदले। सही है, सही है। तो प्राइमरी मेमोरी की खासियतें संक्षेप में हुई। तेज एक्सेस स्पीड, हाँ। कैश के बाद सबसे तेज, कंप्यूटर को चालू करने और प्रोग्राम चलाने के लिए जरूरी, सेमीकंडक्टर से बनी, मदरबोर्ड पर स्थित, स्टोरेज क्षमता सीमित, CPU से सीधा संपर्क, और रैम का वॉलेटाइल होना जबकि रोम का नॉन वॉलेटाइल होना। बहुत अच्छे से समेटा आपने। यहाँ गति का क्रम समझना वाकई जरूरी है। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सबसे तेज और सबसे छोटे होते हैं रजिस्टर, फिर कैश, फिर प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, और सबसे नीचे सबसे बड़े और सबसे धीमे होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। पिरामिड। प्राइमरी मेमोरी इस पदानुक्रम में बीच का महत्वपूर्ण संतुलन बनाती है, एक्टिव कामों के लिए जरूरी गति प्रदान करती है। चलिए, अब इस पिरामिड में नीचे उतरते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं। स्रोत कहता है कि इसे CPU सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, हाँ। और ये कंप्यूटर का अंदरूनी हिस्सा होने के बजाय अलग से जोड़ी जाती है, मतलब हमेशा अंदर नहीं होती। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं कि मदरबोर्ड पर ही हो। जैसे हार्ड ड्राइव, SSD कंप्यूटर केस के अंदर होती हैं, पर पेन ड्राइव तो बाहर से लगाते हैं ना। मुख्य बात यह है कि CPU को अगर सेकेंडरी मेमोरी में रखा कोई डेटा चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले उसे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में कॉपी करना पड़ता है। अच्छा, पहले रैम में लाना पड़ता है? हाँ, तभी CPU उस पर काम कर सकता है। ये प्रक्रिया इसे प्राइमरी मेमोरी से धीमा बना देती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये नॉन वॉलेटाइल होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका सारा डेटा, आपकी फाइलें, फोटो, गाने सब सुरक्षित रहते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है शायद। बिल्कुल। इसे कंप्यूटर की लंबी याददाश्त या स्थायी लाइब्रेरी कह सकते हैं। नोट्स बताते हैं कि इसका इस्तेमाल ही स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए होता है ताकि भविष्य में काम आ सके, और इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से कहीं ज्यादा होती है, टेराबाइट्स में, जबकि रैम गीगाबाइट्स में होती है। बिल्कुल। आजकल तो टेराबाइट्स कॉमन हो गया हार्ड ड्राइव्स में, और ये प्राइमरी मेमोरी से काफी सस्ती भी होती है प्रति GB। हाँ, ये तो है। यही वजह है कि हम बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव या SSD खरीद पाते हैं। ये बड़ी क्षमता और कम लागत हमें बड़ी मात्रा में डेटा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हमारी निजी फाइलें, सब कुछ रखने की सहूलियत देती है। धीमी गति इसकी कीमत है जो हम चुकाते हैं। इसे एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD,
पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी दिए गए हैं। इस सब तो जाने पहचाने नाम है। हाँ, ये सभी डिवाइस बड़ी मात्रा में डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। HDD में घूमने वाली डिस्क पर डेटा स्टोर होता है मैग्नेटिकली। हाँ, वो आवाज भी करती हैं कभी-कभी। हाँ, बिल्कुल। जबकि SSD, जो आजकल ज्यादा चलन में है, बिना किसी घूमने वाले पुर्जे के फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करती हैं। इससे वो HDD से काफी तेज, ज्यादा टिकाऊ और कम बिजली खाने वाली होती हैं। लेकिन थोड़ी महंगी होती हैं अभी भी। हाँ, HDD के मुकाबले थोड़ी महंगी है, पर कीमतें कम हो रही हैं और स्पीड का फर्क बहुत ज्यादा है। तो सेकेंडरी मेमोरी की खास बातें हुई, विशाल स्टोरेज क्षमता, नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी, प्राइमरी मेमोरी से सस्ती, धीमी एक्सेस स्पीड, डेटा ट्रांसफर में आसान जैसे पेन ड्राइव से, और CPU का सीधा एक्सेस ना होना। सटीक कहा आपने। ये कंप्यूटर के लिए एक विशालकाय आर्काइव या लाइब्रेरी की तरह है। जब किसी किताब यानी डेटा की जरूरत होती है तो उसे लाइब्रेरी से निकालकर पढ़ने की मेज यानी प्राइमरी मेमोरी पर लाया जाता है। काम खत्म होने पर उसे वापस लाइब्रेरी में रख दिया जाता है ताकि मेज पर जगह बनी रहे दूसरे कामों के लिए। ठीक है, ये लाइब्रेरी वाला उदाहरण अच्छा है। अब पिरामिड में वापस ऊपर चढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी से भी ऊपर कैश मेमोरी। स्रोत कहता है कि ये एक बहुत तेज मेमोरी है जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करती है? यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो है इसका एक बुद्धिमान बफर या कह लीजिए मध्यस्थ के रूप में काम करना। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम से भी काफी तेज होती है, लेकिन साइज में बहुत छोटी और बहुत महंगी होती है। रैम से भी तेज? हाँ, काफी तेज। इसका काम है प्राइमरी मेमोरी से उन डेटा और निर्देशों को पहले से लाकर रखना जिनके बारे में इसे लगता है कि CPU को उनकी जरूरत जल्दी पड़ने वाली है या जिनका इस्तेमाल CPU बार-बार कर रहा है। अरे वाह, तो ये एक तरह से अंदाजा लगाती है कि CPU आगे क्या करने वाला है। ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं इसके पीछे जो ये अनुमान लगाते हैं। स्रोत बताता है कि ये हाई स्पीड मेमोरी है, साइज छोटा है पर प्राइमरी मेमोरी से बहुत तेज। CPU इसे प्राइमरी मेमोरी से भी तेजी से एक्सेस कर सकता है। हाँ, तो जब CPU को डेटा चाहिए होता है तो वो पहले रैम में नहीं बल्कि कैश में ढूंढता है। बिल्कुल। अगर डेटा कैश में मिल जाता है, इसे तकनीकी भाषा में कैश हिट कहते हैं, तो CPU का बहुत सारा समय बच जाता है क्योंकि उसे धीमी रैम तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कैश हिट? हाँ, ये ऐसा है जैसे आपको कोई चीज चाहिए और वो आपकी बगल वाली दराज में ही मिल जाए, बजाय इसके कि आपको उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़े। सही। अगर डेटा कैश में नहीं मिलता, जिसे कैश मिस कहते हैं, तब CPU उसे रैम से लाता है और साथ ही उस डेटा की एक कॉपी भविष्य में इस्तेमाल के लिए कैश में भी रख लेता है, ये सोचकर कि शायद इसकी जरूरत दोबारा पड़े। कैश मिस, ओके। और इसके भी लेवल्स होते हैं, L1, L2 और L3 कैश। ये क्या है? हाँ, ये स्पीड और साइज का एक और मिनी पदानुक्रम बनाते हैं CPU के सबसे करीब। L1 कैश सबसे छोटा, कुछ किलोबाइट जैसे स्रोत में 2 KB से 64 KB लिखा है, और सबसे तेज होता है। ये अक्सर CPU कोर के अंदर ही बना होता है। CPU कोर के अंदर ही? हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि L1 में भी 2 हिस्से हो सकते हैं, एक निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के लिए और एक डेटा के लिए, ताकि दोनों को और तेजी से एक्सेस किया जा सके। अच्छा। L2 कैश L1 से थोड़ा बड़ा, जैसे 256 KB से 512 KB, और थोड़ा धीमा होता है, लेकिन रैम से फिर भी बहुत तेज। ये पहले CPU के पास अलग चिप पर होता था, पर अब अक्सर CPU पैकेज में ही होता है। ओके। L3 कैश और भी बड़ा, कई मेगाबाइट्स जैसे 1 MB से 8 MB या आजकल इससे भी ज्यादा, और L2 से धीमा होता है पर रैम से काफी तेज। L3 कैश अक्सर CPU के सभी कोर के बीच शेयर्ड होता है ताकि एक कोर का लाया हुआ डेटा दूसरे कोर के भी काम आ सके। शेयर्ड L3 कैश। तो कैश मेमोरी की विशेषताएं हुई, अत्यधिक तेज, रैम से भी तेज, डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करती है, अक्सर वॉलेटाइल होती है, ये भी। हाँ, ज्यादातर वॉलेटाइल ही होती है। स्टोरेज क्षमता बहुत कम और बहुत महंगी। हाँ, ये तेज रफ्तार बहुत महंगी सिलिकॉन तकनीक से आती है, इसीलिए इसका आकार सीमित रखना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर की कुल परफॉर्मेंस पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। बिना कैश के हमारा सुपरफास्ट CPU ज्यादातर समय धीमी रैम का इंतजार ही करता रह जाता, जैसे कोई स्पोर्ट्स कार ट्रैफिक जैम में फंसी हो। कैश उसे रफ्तार बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल।
और अब हम पहुंचते हैं मेमोरी पिरामिड के शिखर पर, रजिस्टर। स्रोत कहता है कि ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे ज़्यादा तेज होती है। इनका इस्तेमाल सीपीयू कई कामों के लिए करता है। ये कैश से भी तेज हैं। हाँ, ये मेमोरी का सबसे तेज रूप है। रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल अंदर बनी हुई बेहद छोटी-छोटी स्टोरेज लोकेशन होती हैं। सीपीयू के अंदर? बिल्कुल अंदर। ये उन डेटा, निर्देशों या मेमोरी पतों को रखती हैं जिन पर सीपीयू उसी पल काम कर रहा होता है। इन्हें आप सीपीयू का अपना निजी रफ पैड या स्क्रैच पैड कह सकते हैं, जहां वो गणना करते समय अस्थायी नतीजे लिखता है। अच्छा, रफ पैड जैसा। तो जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं या सीपीयू कोई गणना करता है तो वो डेटा पल भर के लिए इन रजिस्टरों में आता जाता है। एग्जैक्टली। स्रोत ये भी साफ करता है कि ये मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन चीजों को रखते हैं जिनकी तुरंत जरूरत है। बिल्कुल। सीपीयू के इतने करीब होने के कारण इनकी एक्सेस स्पीड लगभग तात्कालिक होती है, नैनो सेकंड्स के दायरे में। कंप्यूटर की असली प्रोसेसिंग स्पीड काफी हद तक इन रजिस्टरों की संख्या, आकार और गति पर निर्भर करती है। नैनोसेकेंड्स, वाह! स्रोत में इनके कई प्रकार भी दिए गए हैं, जैसे डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, आईओ रजिस्टर। क्या ये सब अलग-अलग काम करते हैं? हाँ, हर रजिस्टर का एक बहुत ही विशिष्ट स्पेसिफिक काम होता है। जैसे प्रोग्राम काउंटर इस बात का हिसाब रखता है कि अगला कौन सा निर्देश चलाना है। अच्छा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस निर्देश को रखता है जिस पर अभी काम चल रहा है। डेटा रजिस्टर उन मानों यानी वैल्यूज को रखता है जिन पर गणना होनी है। एक्यूमुलेटर अक्सर गणना के नतीजों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। एड्रेस रजिस्टर मेमोरी की उस लोकेशन का पता रखता है जहां से डेटा लाना या भेजना है। ये सब मिलकर सीपीयू को अपना काम बेहद तेजी और कुशलता से करने में मदद करते हैं। इन्हें एक कुशल शेफ के काउंटर पर रखे छोटे-छोटे कंटेनर समझ लीजिए, जिनमें वो सामग्री रखी है जिसे वो ठीक अभी इस्तेमाल कर रहा है। बढ़िया उदाहरण है। तो ये थी कंप्यूटर मेमोरी के विभिन्न प्रकारों की हमारी यात्रा। सबसे तेज, सबसे छोटे रजिस्टर से लेकर सबसे बड़े, सबसे धीमे लेकिन स्थायी सेकेंडरी स्टोरेज तक। हाँ, एक पूरा स्पेक्ट्रम है ये। हमने देखा कि कैसे हर प्रकार की मेमोरी का अपना खास रोल है और ये सब मिलकर ही कंप्यूटर को वो अद्भुत मशीन बनाते हैं जो वो है। स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक सतत संतुलन साधने की कोशिश चलती रहती है। बिल्कुल। Stranded in the open, try